सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम ज़ोरों शोरों से चल रहा है। काफ़ी सारी शिफ्टों का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हैं जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ। आने वाले दिनों में उन बच्चों का एग्ज़ाम होगा। तो जिनका भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है, मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक बार कमेंट में मुझे बता दो कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो कौन सी तारीख को है और कौन सी शिफ्ट में है। फटाफट कमेंट कर दीजिए, उसके बाद में क्लास को शुरू करेंगे। तो देखो भाई, पहला सवाल है, दो संख्याओं का मैसे कितना है मेरे भाई? 6। यानी कि इनका जो मैसे है वो कितना है भाई? 6 है। और लैसे मेरे भाई कितना है? 36। लैसे कितना है इनका? 36 है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 30 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बताओ मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? दो संख्याएं हैं जिनका मैसे तो 6 है और लैसे उनका 36 है। उनका जो डिफरेंस है, उनका जो अंतर है वो 30 है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखो भाई, तुम इसको x मान के करोगे, तुम इसको कुछ और मान के करोगे, उससे अच्छा मेरे हिसाब से जो बेस्ट तरीका है इसको करने का वो है कि आप इस सवाल को ऑप्शनों से कर लो। अब भाई देखो, तुम्हारे सामने बोला है कि इसका लैसे कितना है? 36 है। अब लैसे अगर 36 है तो 36 में भाग जाना चाहिए। तो सर 24 का भाग तो 36 में जाएगा ही नहीं, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत मार दो। जैसे दूसरा ऑप्शन है 18 का भाग तो 36 में चला जाएगा, लेकिन 48 का भाग तो 36 में जाएगा ही नहीं, इसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी गलत है। जैसे कि चौथा ऑप्शन है 12 तिया 36 चला जाएगा, लेकिन 42 का भाग तो 36 में जाएगा ही नहीं, मतलब ये भी गलत है। तो इसको देख लो मेरे भाई, 6 का 36 हो जाएगा और 36 एकम 36 हो जाएगा। तो राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इस तरीके से आप ऐसे सवालों को कर सकते हैं, वो भी बिना किसी रुकावट के। तो मेरे भाई दूसरा सवाल तुम्हारे सामने है। दूसरा सवाल है, एक जिले की जनसंख्या कितनी है? 3,51,000 है, जिसमें से 1,64,000 पुरुष हैं और 14% जनसंख्या साक्षर है। यदि 14% पुरुष साक्षर है तो कितने प्रतिशत महिलाएं साक्षर है? मेरे दोस्त, बिना पेन उठाए इस सवाल का आंसर करना है। पेन मत उठा लेना, अभी भी बोल रहा हूं। अगर पेन उठा के तुम ऐसे सवालों का आंसर करोगे, इसका मतलब मैथ में फेल हो भाई, फिर तो तुमको बेसिक मैथ नहीं आती भाई। तो सीधी सी बात है मेरे भाई, देखो जनसंख्या कितनी भी दी हुई हो उस बात से मुझे नहीं मतलब। यहाँ पे एक बात बोली कि 14% जनसंख्या साक्षर है। तो साक्षर जनसंख्या मेरे भाई कितनी है? सर साक्षर जनसंख्या तुम्हारी 14% है। अब 14% जनसंख्या साक्षर है, मतलब इसमें पुरुष भी आ गए और इसमें महिलाएं भी आ गई, यानी 14% में महिला भी आ गई और पुरुष भी आ गई। अब पुरुष तो 14% है मेरे भाई। अब इसमें से पुरुष कितने हैं? सर पुरुष तो खुद ही 14% साक्षर है, तो फिर महिलाएं कितनी होंगी? तो सर महिलाएं भी 14% हो जाएगी मेरे भाई। महिलाएं भी कितनी हो जाएगी? 14% ही हो जाएगी, क्योंकि मेरे भाई ध्यान से देखो, ये पुरुष भी 14% और महिलाएं भी 14%। तो 14% और 14% कितना हो गया? टोटल 28% हो गया। लेकिन ये तो दो है, एक पुरुष एक महिला, इसका इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा फिर से 14%। तो राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा? इसका 14% ही होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। ठीक है मेरे भाई, बिल्कुल। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल तुम्हारे सामने, प्रथम 170 सम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। मेरे भाई ध्यान से देखना, इस सवाल का आंसर भी आपको बिना पेन उठाए करना है। मेरे भाई ध्यान से देखो, 170 सम संख्या, जब भी वो आपसे पूछे, कितनी भी सम संख्याओं के बारे में पूछ ले, ठीक है,
कितनी भी सम संख्याओं के बारे में पूछ ले भाई, वो तुमसे बोले कि 100 सम संख्याओं का औसत, प्रथम 200 सम संख्याओं का औसत, प्रथम 551 सम संख्याओं का औसत, मतलब वो कितनी भी सम संख्याओं का औसत पूछ ले उसमें एक जोड़ देना है, यानी कि इनका एवरेज क्या होता है, n प्लस में 1 होता है। तो ये 170 है तो 170 में 1 जोड़ दो, 170 में 1 जोड़ेंगे 171 हो जाएगा, बात खत्म। अगर वो विषम संख्याओं का पूछ लेता कि बताओ प्रथम 170 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप लिख देते मेरे भाई सेम टू सेम। क्या लिख देते मेरे भाई, सेम टू सेम लिख देते। 170 बोलता तो 170 ही आंसर हो जाता। वो तुमसे बोलता कि प्रथम 100 विषम संख्याओं का औसत बताओ, तो 100 बोलता 100 ही आंसर हो जाता। तो विषम संख्याओं में तो सेम टू सेम लिखना है और सम संख्याओं में एक जोड़ के लिखना है। हो गया सवाल मेरे भाई। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, लेकिन भाई उससे पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, जिसका भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिनका भी एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का चारों के चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया मात्र 100 रुपये में। 100 रुपये में आपको चारों के चारों सब्जेक्टों के इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में उन क्वेश्चनों का डिटेल में सॉल्यूशन मिलेगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई गारंटी रहेगी कि जैसे क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ में दूंगा वैसे ही क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके केवल और केवल 100 रुपये में चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। तो क्या सोच रहे हो मेरे भाई, उठाओ अपना मोबाइल और कर दो व्हाट्सएप पे मैसेज। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सवाल देखिए मेरे भाई, ठीक है। तो ये तुम्हारे सामने कौन सा सवाल है, आप बोलेंगे कि सर ये हमारे चौथे नंबर का सवाल है। उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसे 126 मीटर और 226 मीटर भुजाओं वाले एक आयत के अंदर पूर्णतः खींचा गया। तो मेरे भाई ये तुम्हारा क्या है, मान लो ये तुम्हारा एक आयत है, ये तुम्हारा क्या हो गया सर, ये हमारा एक आयत हो गया। अब आयत की लंबी भुजा मेरे भाई ये हो गई 226 मीटर और ये चौड़ाई कितनी है भाई 126 मीटर मान लो। अब इसके अंदर एक बड़ा वृत्त खींचना है, तो बड़ा वृत्त तुम कितना बड़ा खींच सकते हो, इतना ही बड़ा खींचोगे जो मेरे भाई इस तरीके से इसको टच करते हुए आ जाए। ठीक है मेरे भाई, कितना बड़ा खींचोगे मेरे भाई, इतना ही बड़ा खींच सकते हो जो इसको पूरे को टच करता हुआ आ जाए, इससे बड़ा तो खींच नहीं सकते भाई। जितनी इसकी ये ऊंचाई है उतना ही तो बड़ा खींच सकते हो, इससे बड़ा थोड़ी खींच पाओगे, नहीं खींच पाओगे। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, अब इसकी ऊंचाई कितनी है सर 126 है, तो सर ये पूरी अगर 126 है तो त्रिज्या तो आधी होती है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या तो आधी होगी। तो 126 की आधी कितनी होगी मेरे भाई, आप बोलेंगे 63, यानी कि इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 63। तो तुमसे इसकी क्या निकालने, परिधि। तो वृत्त की परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मेरे भाई आपका क्या होता है 2πr। क्या होता है मेरे भाई आपका, एक सेकंड भाई, ठीक है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है आपका 2πr। तो 2 की जगह पे 2, पाई की जगह पे 22/7 और त्रिज्या कितनी है मेरे भाई 63। तो 63 को काट दो मेरे भाई, 7 नाम का 63। 22 को 2 से गुणा करेंगे 44 होगा, 44 को 9 से गुणा करेंगे 9 चौका 36, 36 और 3 हो गया 39। तो जिन्होंने 396 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत है। आइए भाई 5वें नंबर के सवाल पर बढ़ते हैं। देखो तुमसे बोला यदि एक माता की आयु का 2 गुना उसके पुत्र की आयु के 4 गुणे से 26 वर्ष अधिक है और पुत्री की आयु का 3 गुना मम्मी की आयु से 2 वर्ष कम है, तो माता और पुत्री की आयु के बीच का डिफरेंस बताओ कितना होगा, अंतर बता दो कितना होगा। तो मेरे भाई बड़ा ही सिंपल सवाल है, ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी। देखो सवाल की एक एक लाइन को पढ़ो। तुमसे सवाल है बोला कि मम्मी की आयु का 2 गुना पुत्री की आयु के 4 गुणे से 26 अधिक है। तो भाई देखो मम्मी की आयु मान लो m है, तो मम्मी की आयु का मेरे भाई 2 गुणा, पुत्री की आयु मान लो p है, पुत्री की आयु के 4 गुणे से तो इसका 4 गुणा कर दिया, इससे 26 वर्ष अधिक है तो इसमें 26 मैंने जोड़ दिया। ये पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन में बोला कि पुत्री की आयु का 3 गुणा
तो पुत्री की आयु का मैंने क्या कर दिया 3 गुणा। मम्मी की आयु से 2 वर्ष कम है तो मम्मी की आयु m है, इससे 2 वर्ष कम है तो मैं इसमें से 2 घटाऊंगा। इससे अच्छा इस माइनस के 2 को इधर को लेके चला जाता हूं ताकि ये तुम्हारा क्या हो जाए प्लस का 2 हो जाए। तो मेरे भाई मम्मी की आयु से 2 वर्ष कम है तो पुत्री की आयु में 2 जोड़ दिया मैंने। तो बताइए माता और पुत्री की आयु के बीच का अंतर बताओ कितना है। तो मैं क्या करता हूं मेरे भाई, अब हमारे पास में ये समीकरण यहाँ पे बन गई। अब ये समीकरण अगर हमारे पास में यहाँ पे बनी है तो मेरे भाई देखो मुझे या तो पुत्री की आयु निकाल लो या मम्मी की आयु निकाल लो। तो मैं क्या करता हूं, ये जो इक्वेशन है ना ये वाली, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं मेरे भाई। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 को m से गुणा करेंगे तो 2m होगा, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो मेरे भाई 6p होगा और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 होगा। अब मैं क्या करता हूं मेरे भाई कि इस वाली इक्वेशन में से इस वाली को घटा देता हूं। तो 2m में से 2m घटेगा तो यहां तो बच जाएगा मेरे भाई क्या 0 बचेगा। इधर को मेरे भाई क्या होगा कि देखो इसमें से इसको घटाऊंगा तो भाई ऐसे कर लो, देखो इसको ऐसे कर लो कि 4p में से 6p घटेगा तो माइनस का 2p हो जाएगा, प्लस में 26 में से 4 घटेगा तो ये प्लस में 22 तुम्हारा हो जाएगा। यानी यहाँ पे तुम्हारा क्या हुआ माइनस का 2p प्लस में 22 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो 22 को इधर को लेके चला जाए, 2p को इधर को लेके चला जाए, प्लस का हो जाएगा 2p इक्वल टू 22। 2 का भाग इसमें देंगे तो पुत्री की उम्र आ जाए कितनी 11 साल। तो पुत्री अगर 11 साल की है तो मम्मी बताओ कितने साल की होगी। तो आप सभी को पता है कि हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि मम्मी की उम्र कितनी है 3p प्लस में 2 है। तो p की जगह पे 11 लिखूंगा मैं, ठीक है। p की जगह पे मैं क्या लिखूंगा मेरे भाई आपके 11 लिखूंगा। तो m बराबर में क्या होगा 3p की जगह पे 11 लिख दूंगा, प्लस में आपका 2 लिख दूंगा। तो 11 3 33 और 2 35। तो मम्मी की उम्र कितनी हो गई 35 साल हो गई। तो तुमसे सवाल में बोला था कि मम्मी और पुत्री की आयु के बीच का अंतर बताओ कितना होगा। तो 35 में से 11 घटेगा, 35 माइनस का 11 24 आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने 24 आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का सवाल गलत है। तो मेरे भाई सवाल बिल्कुल सिंपल है, तुम ये मत सोचो कि भाई इसमें बहुत लंबी पूरी कैलकुलेशन कर दी। कोई लंबी पूरी कैलकुलेशन नहीं है भाई इसमें। ये तो देखो भाई मैं तो टीचर हूँ, मुझे तो हर एक बच्चे को साथ लेके चलना पड़ता है, चाहे वो कमज़ोर हो चाहे इंटेलिजेंट हो। इसलिए मैंने इतने सारे स्टेप किए, वरना इतना सारा स्टेप करने की क्या ज़रूरत है भाई इसमें। सीधी सी बात है मेरे भाई, कुछ भी नहीं करना। मम्मी की आयु का 2 गुना तो मम्मी की 2 गुना हो गई, पुत्री की आयु के 4 गुणे से 26 अधिक तो 4 गुणे से 26 अधिक हो गया। फिर अगली लाइन में बोला कि पुत्री की आयु का 3 गुना, पुत्री की आयु का 3 गुना हो गया। मम्मी की आयु से 2 वर्ष कम है तो मम्मी की आयु में से 2 घटाएंगे, 2 इसमें जुड़ जाएगा। इसको 2 से गुणा कर दो, ये भी 2m, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो ये आपस में कट जाएंगे मेरे भाई। तो 4p में से 6p गया तो माइनस का 2p, 26 में से 4 गए 22, 2 का भाग 22 में देंगे 11 बार। तो इसकी जगह पे 11 रखें तो 11 33 और 2 35, 35 में से 11 घटाएंगे 24 आंसर आ जाएगा। छठे नंबर का सवाल है मेरे भाई, इसमें देखो थोड़ी सी मिस्टेक है, इसको आप pm कर लो मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे am लिखा हुआ है ना, इस am को काट के pm कर लो। अब ध्यान से देखो, ट्रेन A स्टेशन M से 7:50 पर निकलती है और उसी दिन 2:50 सुबह स्टेशन N पे पहुंचती है। तो भाई देखो तुम्हारे पास में 2 ट्रेन हैं, एक ट्रेन तुम्हारे पास में A है। तो ये A ट्रेन क्या करती है, स्टेशन M से इसने चलना स्टार्ट किया और N पे ये स्टेशन पहुंची। कितने बजे मेरे भाई, शाम को 7:50 PM पर इसने चलना स्टार्ट किया और सुबह के 2:50 AM पर ये पहुंच गए। तो इसको टोटल कितना टाइम लगा मुझे बताना भाई, कि इसको टोटल कितना टाइम लगा। तो समय की अगर मैं बात करूं तो बताओ इसको टोटल कितना टाइम लगा। तो शाम को 7:50 पर अगर कोई आदमी जाए और सुबह के 2:50 पे पहुंच जाए तो बताओ इसको कितना टाइम लगेगा। आप बोलेंगे 7 घंटे का टाइम इसको यहाँ पे लगा। फिर एक ट्रेन B है मेरे भाई तुम्हारे पास में, ये मेरे भाई क्या करती है, स्टेशन N से चलना स्टार्ट करती है और M पर पहुंचती है। तो मान लो इसने N से चलना स्टार्ट किया, ये मेरे भाई उल्टी आ रही है, या फिर आप इसको ऐसे कर लो, ये इसने N से चलना स्टार्ट किया और ये M पे आई। तो इसने चलना स्टार्ट किया कितने, सुबह के 9:50 पे, ये चली है सुबह के 9:50 AM पर ये चली है और उसी दिन 2:50 PM पर पहुंच गई, शाम को 2:50
50 PM पर पहुंच गई। तो इसको कितना टाइम लग गया, 9:50 से 2 PM। सर इसको मेरे भाई 9 और 3 बार यानी इसको 5 घंटे का टाइम लग गया। तो समय का रेशो कितना है, समय का रेशो है मेरे भाई आपका 7 और 5। तो समय का रेशो अगर 7:5 है तो स्पीड का रेशो कितना होगा, तो मेरे भाई चाल का रेशो कितना होगा, चाल होगी मेरे भाई उल्टी हो जाएगी, चाल हो जाएगी 5:7। अब मेरे भाई ध्यान से देखो, मान लो कि इस पूरे सिनेरियो में ये जो दूरी है ना, ये दूरी, अब दूरी कितनी है मुझे नहीं पता, तो लेकिन मुझे ये पता है कि इसकी चाल 5 है, इसकी चाल 7 है। तो मैंने मान लिया कि इनके बीच की दूरी 35 किलोमीटर है, क्योंकि 35 में 5 का भी भाग जाता है, 35 में 7 का भी भाग जाता है। तो माना जो दूरी है ना, माना दूरी कितनी है मेरे भाई आपकी 35 किलोमीटर की दूरी है। अब ध्यान से देखो, इसने सुबह के 7:50 पे चलना स्टार्ट किया और इसने मेरे भाई 9:50 PM पे चलना AM पे चलना स्टार्ट किया। तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है मेरे भाई, मुझे ये बताओ कि इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे बताना है भाई आपको कि इनके बीच में कितने का डिफरेंस है। तो 7:50 में और 9:50 में 2 घंटे का डिफरेंस है, यानी कि ये जो ट्रेन है ये 2 घंटे एक्स्ट्रा चल रही मेरे भाई। तो सर ये 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलती है भाई, 5 की स्पीड है, तो 2 घंटे में कितनी चलेगी, आप बोलेंगे 2 घंटे में 10 किलोमीटर चलेगी मेरे भाई। अब टोटल तो कितनी थी, 35 किलोमीटर थी, तो 35 में से 10 तो चल ही ली, तो अब कितनी बची मेरे भाई, 25 बची। 25 को दोनों मिलके तय करेंगे, तो ये चलेगा 5 और ये चले 7, 7 और 5 12। तो 25 में 12 का भाग देंगे तो 12 दूना 24, यानी 2 घंटा पूरा पूरा आएगा। 2 घंटा और 5 मिनट यहाँ पे लगेंगे। ठीक है, 2 घंटा और 5 मिनट। तो मेरे भाई 9:50 में 2 घंटा और 5 मिनट और जोड़ देंगे तो 11:55 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। तो अगर मेरे भाई तुम इस सवाल को देखो, अगर तुम समझ गए ना, तो खुद से अगर तुम इस सवाल को करने बैठोगे तो तुम्हें ये इतनी झंझटबाजी है जो मैंने लिखी है ना, इतनी झंझटबाजी ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम इतने से में इस सवाल को कर दोगे भाई। ठीक है, इतनी झंझटबाजी जो मैंने लिखी है वो झंझटबाजी तुम्हें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे भाई ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा है, वरना तुम्हें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता है कि कोई भी ट्रेन 7:50 पे चलेगी शाम को और सुबह के 2:50 पे पहुंचेगी, तो 7 घंटे लेगी। फिर वो मेरे भाई दूसरी ट्रेन है 9:50 AM पे चलेगी, तो 7, ठीक है, तो 2:50 PM पे पहुंचेगी। तो इसको मेरे भाई कितना टाइम लगेगा, इसको मेरे भाई आपका 5 घंटे का टाइम लगेगा। तो समय अगर 7 और 5 है तो चाल मेरे भाई 5 और 7 उल्टी हो जाएगी। तो 5 और 7 यानी मैंने इसका लेसे 35 ले लिया, तो 7 पंजे 35 और 5 7 का 35। अब मेरे भाई ये 2 घंटे एक्स्ट्रा चली है भाई, ये 7:50 PM पे चली। यहाँ पे देखो टाइमों में गड़बड़ है, इसको PM कर लेना, इसको AM कर लेना भाई। ठीक है, टाइमों में गड़बड़ी है। ठीक है, तो ये 7:50 PM पे चली, ये 9:50 PM पे चली, यानी 2 घंटे लेट चली है ये, यानी इसने तो 2 घंटे ज़्यादा चली है ना। तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर जाती है, तो 2 घंटे में 10 किलोमीटर जाएगी। तो 35 में 10 गए 25। अब दोनों मिलके तय करेंगे, तो एक चलता है 5 और एक चलता है 7 और 5 12। तो 25 में 12 का भाग देंगे, 12 दूना 24, 2 घंटा और 5 मिनट बचेंगी। तो मेरे भाई 9:50 में 2 घंटे और 5 मिनट जोड़ेंगे तो 11:55 हो जाएंगी, बात खत्म। आइए मेरे भाई 7वें नंबर का सवाल तुम्हारे सामने है। दिया गया है कि 4 की पावर 0.72 है मेरे भाई बराबर x, और 4 की पावर 0.86 बराबर y। तो x की पावर z और बराबर y की पावर 8 है, तो z का मान बताओ कितना होगा। अब मेरे भाई ध्यान से देखो, तुम्हें पता है कि यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, x की पावर z। देखो तुम्हारे पास में x की पावर z बराबर y की पावर 8। तो तुम्हें पता है कि x की वैल्यू कितनी है, ठीक है, 4 की पावर 0.72। तो x की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 4 की घात 0.72 में यहाँ पे लिख सकता हूँ। अब इसकी पावर तो z है, तो मैंने इसकी पावर z और लगा दी। इसमें मेरे भाई y की वैल्यू कितनी है, 4 की घात 0.86, 4 की घात आएगी 0.86।
इसकी पावर कितनी है मेरे भाई 8 है, तो मैंने इसकी पावर 8 लगा दी। अब तुम्हें भी पता है कि आधार समान होते हैं तो घात क्या हो जाती है मेरे भाई, बराबर होती है। भाई तुम्हें भी पता है कि यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो आधार समान है, अब घात क्या हो जाएंगे मेरे भाई, बराबर हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 0.72 और ये जेड से गुणा हो तो जेड हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 0.86 गुणा 8 हो जाएगा, तो 8 इसको कर दीजिए। अब देखो यहाँ पे भी 2 संख्या छोड़ के पॉइंट, यहाँ पे भी 2 संख्या छोड़ के पॉइंट, तो ये पॉइंटों को तो हटा ही दो, इनका तो कोई काम है नहीं। अब देखो मैं इसको काट देता हूँ, देखो 8 से 8 एकम 8, 8 नाम का 72, तो ये हो जाएगा 9 जेड। लेकिन तुम्हें तो जेड का मान सही है, तो 9 को इधर को लेके चले जाओ, तो जेड बराबर में होगा 86 में 9 का भाग देंगे तो आप बोलेंगे 9 9 81, 5 बचेगा, 9 पंजो 45, तो 9 पॉइंट में 5 यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है मेरे भाई, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी थी। जिस भी बच्चे को समझ में नहीं आया वो क्या किया करो मेरे भाई, क्लास को एक बार पीछे लेके देख लिया करो, मैं गारंटी देता हूँ आपके समझ में आ जाएगा। 8वें नंबर का सवाल है भाई तुम्हारे सामने, ए बी और सी ने क्रमश है, तो मेरे भाई तुम्हारे पास में ए है, तुम्हारे पास में बी है और तुम्हारे पास में सी है। इसने 63 है इसका अनुपात मेरे भाई 35 है और इसका अनुपात आपका 42 है। एक राशि का निवेश किया, यदि वर्ष के अंत में कुल 5120 रुपये का लाभ हुआ तो बी और सी के हिस्से का अंतर बताओ कितना है। तो मेरे भाई अब सीधी सी बात है, जितने पैसे लगाएंगे लाभ भी उतना ही मिलेगा। तो टोटल पैसा कितना लगाया इसने, 63, 35 और 42, इनको जोड़ेंगे तो मेरे भाई आंसर आएगा कितना, 140, यानी इन्होंने टोटल 140 रुपये यहाँ पे लगाए हैं। तो फिर लाभ भी इसी अनुपात में मिलेगा, लेकिन सर लाभ तो मिला है कितना, 5120 रुपये का, और टोटल पैसे लगाए 140 रुपये। तुमसे बोला कि बी और सी के हिस्से का अंतर बताओ कितना है, तो बी ने लगाए हैं 35 रुपये, सी ने लगाए हैं 42 रुपये, तो इनका डिफरेंस बताओ। 42 में से 35 घटाएंगे 7 आएगा, तो 7 का भाग दें, 7 दूनी 14 यानी 20, 0 से 0 कटेगी। 512 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो 2 दूना 4 आएगा, मेरे 1 बचेगा, 2 पंजो 10, 2 6 का 12, तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 9वें नंबर का सवाल है, यदि किसी धनराशि पर दूसरे वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज 6786 है तो ब्याज की दर 20% है, तो वार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो धनराशि बताओ क्या होगी। अब मेरे भाई ध्यान से देखो, बात जब भी होती है चक्रवर्ती ब्याज की तो 2 साल की बात, दूसरे वर्ष की बात हो रही है। तो मान लो ये तुम्हारी पहली साल है, ये तुम्हारी दूसरी साल है, तो पहली साल में अगर 20% ब्याज मिलेगा तो दूसरी साल में भी तो 20% ही मिलेगा। लेकिन सर ये चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती में ब्याज का ब्याज मिलता है, तो 20 का 20, भाई 20 और 20 कितना, 400, इसमें भाग दें 100 का तो 4, यानी 20 का 20 होते 4%। तो दूसरी साल का बोल रहा है, तो दूसरी साल में कितना पैसा मिला, 20%, तो ये मिलेगा 4% है, तो 24% है दूसरी साल में मेरे भाई, ठीक है। दूसरी साल में टोटल ब्याज कितना मिलेगा, 24% का ब्याज यहाँ पे मिलेगा, ठीक है भाई। कितना मिलेगा, 24% का ब्याज मिलेगा। तो यानी ये जो वैल्यू है वे 24% की वैल्यू है। तो मेरे भाई 6786 किसकी वैल्यू है, 24% की। परसेंटेज है तो 100 से गुणा कर दो। अब काटा पीटी कर लीजिए मेरे भाई, ठीक है। तो 12 का ही दे देते सीधा, 12 दूना 24, इसमें 12 का भाग देंगे, 12 पंजो 60, मेरे भाई 7 बचेगा, 12 छिकाणी 72, मेरे भाई कितना बचेगा, 6 बचेगा, 12 पंजो 60 और 12 पंजो 60, ठीक है मेरे भाई। तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 56,550। तो 56,550 में अगर हम 2 का भाग और दे दें तो मेरे भाई ये तुम्हारा हो जाएगा 2 दूना 4, ठीक है मेरे भाई, 2 8 का 16, फिर मेरे भाई 2 दूना 4, 2 7 का 14, 2 पंजो 10, तो आंसर आएगा 28,275। यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का सवाल है, एक संख्या में 70% की वृद्धि करने पर 3910 होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई ये कोई संख्या है तुम्हारे पास में, उसमें अगर तुम 70% की वृद्धि कर देते हो यानी 170 हो जाएगा, तो ये प्राप्त होगा। यानी ये जो वैल्यू है 3910 ये 170 की वैल्यू है। परसेंटेज है तो फिर 100 से गुणा करना पड़ेगा, 0 से 0 कटेगा, 17 दूना 34, 17 × 51, ठीक है मेरे भाई, 17 दूना 34, 17 × 51, तो 23 को 100 से गुणा करेंगे, 2300 आंसर आएगा, बात खत्म।
आइए मेरे भाई 11 नंबर का सवाल तुम्हारे सामने है। उस 5 सदस्य वाले परिवार का औसत वजन ज्ञात कीजिए जिसके सदस्यों का वजन 40 किलो, 49, 56, 75 और 39 किलो है। तो मेरे भाई कुछ भी नहीं करना, सबको जोड़ना है और जितने सदस्य है उसका भाग देना है, क्योंकि औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो सबको जोड़ो मेरे भाई। 40 और 49 कितना होता है मेरे भाई, 89 होता है। 89 में अगर हम 56 जोड़ेंगे तो 95 होगा। 95 में अगर हम 50 जोड़ेंगे तो आंसर 145 होगा। 145 में 75 जोड़ेंगे तो 150 यानी कि 220 होगा। 220 में 39 जोड़ेंगे तो 259 होगा। और कितने सदस्य मेरे भाई, 5 है तो 5 का भाग दे दो, 5 25 मेरे भाई, 5 एकम 5 और 4 बचेगा, 5 8 का 40, 51 पॉइंट में 8 यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। 12 नंबर का सवाल तुम्हारे सामने है। इसमें तो ज़्यादा मेहनत करनी है नहीं, कुछ भी नहीं करना भाई, सवाल तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। तो भाई देखो 3 को अंदर गुणा कर दो, तो 3 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, 12 बटे में 3 एक्स स्क्वायर तो है ही। 3 को 30 से गुणा करेंगे, 30 तिया 90 एक्स हो जाएगा। 3 को 18 से गुणा करेंगे, 18 तिया 54 हो जाएगा। ठीक है, अब इस -4 को भी गुणा कर दो तो माइनस को 4 को गुणा 4 एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। -4 को 800 का 32 एक्स हो जाएगा। और माइनस माइनस प्लस 14 पंजे 7, ठीक है, 14 दूना 28 यानी कि 56 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, 3 का भाग देंगे, 3 चौके 12, तो प्लस का 4 एक्स स्क्वायर माइनस का 4 एक्स स्क्वायर ये तो आपस में कट जाएगा। तो माइनस का 90 और माइनस का 32 कितना होगा, माइनस का 122 होगा। 54 और 56 कितना होता है मेरे भाई, ये तुम्हारा 110 होगा। तो माइनस का 122 प्लस 110 यही तुम्हारे सवाल का करेक्ट आंसर है। तो बी आंसर देने वालों के मज़े हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत है। तो उम्मीद करूँगा भाई क्लास पसंद आई होगी। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।